नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा लोकायुक्त। आज हमारा जो पॉलिटिकल का टॉपिक रहेगा वो होगा लोकायुक्त के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे। तो लोकायुक्त के बारे में चर्चा करने से पहले हमें इसकी जो इनिशियल स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं। लोकायुक्त की जो शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में। जो भारत जो नेशनल लेवल पे होता है उसके लिए हमने लोकपाल की व्यवस्था की है, और जो राज्य स्टेट लेवल पे जो हमने एजेंसीज बनाई हैं उसे हम लोकायुक्त कहते हैं। लोकायुक्त की बात करते हैं तो जो लोकायुक्त की स्थापना की गई थी, सबसे पहले हम वहीं से देखते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में इसके लिए हम जो एक्ट लेके आए थे वो था लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। 2013 में यह प्रावधान किया गया था कि इस एक्ट के ये एक्ट लागू होगा। इस एक्ट के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों को अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त करना पड़ेगा। ये एक्ट को लाने में हमें 2013 लगे, लेकिन उससे पहले भी हमारे यहाँ लोकायुक्त की बात करें तो 1970 की बात हम करते हैं। 1970 में उड़ीसा वह पहला राज्य बना भारत का जहाँ पर लोकायुक्त के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। लेकिन इसको स्वीकृति भी मिली थी 1983 में। इनको स्वीकृति मिली थी 1983 में इनको स्वीकृति दी गई थी, जबकि 1971 में महाराष्ट्र वह भारत का पहला राज्य बना जहां पर लोकायुक्त अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। महाराष्ट्र पहला राज्य बना जहां पर लोकायुक्त अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में करें तो राजस्थान में यह एक्ट लागू हुआ था 3 फरवरी 1973 में। राजस्थान में यह एक्ट 3 फरवरी 1973 को स्थापित हुआ, और राजस्थान के प्रथम जो लोकायुक्त बने थे वो थे आई.डी. दुआ वाज ऑफ फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ राजस्थान। ठीक है। और प्रथम उप लोकायुक्त का भी राजस्थान में पद सृजित किया गया। उप लोकायुक्त जो थे वो थे के.पी.यू. मेनन। ये राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त थे और पहले लोकायुक्त का नाम था आई.डी. दुआ। इसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम केरला की बात करें तो केरला में लोकायुक्त को माना जाता है पब्लिक मैन मानते हैं। तमिलनाडु में इसे कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसकी नियुक्ति को लेकर। अपॉइंटमेंट। अगर हम इसकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होगी। पहली बात ये, राज्यपाल इसको अपॉइंटमेंट करेगा कॉलेजियम की सिफारिश पर। समिति बनेगी एक समिति की सिफारिश पर, और उस समिति में कौन कौन से होंगे? उस समिति में संबंधित राज्य का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो होंगे। इसमें विधानसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे, और सीएम इसके अध्यक्ष होंगे। इन तीनों कमेटी की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और इसकी जो अवधि होती है, अवधि 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं।
आपको यहाँ पे एक ये भी बात का ध्यान रखना है कि इसकी आयु को लेकर के कोई भी तथ्य नहीं दिया गया है। मतलब इसकी सेवानिवृत्ति की अवधि, आयु जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है। और ये पुनर्नियुक्ति का पात्र भी नहीं होते हैं। एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। नियुक्ति के बाद हम इसको कहते हैं पद से हटाना, डिसमिसल। पद से हटाने के लिए इसका एक ही आधार है, कदाचार और अक्षमता का आरोप लगने पर। कोई दूसरा और नहीं है इसमें, कदाचार या अक्षमता, अगर उसमें काम करने की एबिलिटी नहीं है, और कदाचार और अक्षमता के आरोप पर संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है, राज्यपाल इसकी जांच कराएगा सुप्रीम कोर्ट से, एससी से इसकी जांच करवाएगा। सही, अगर इसकी सुप्रीम कोर्ट में जांच में वो सही पाया जाता है, तब इस संदर्भ में संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। विधानसभा में बाद में प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस मतदान करने वालों के 2/3 से इस प्रस्ताव को पास करने पर लोकायुक्त को अपना पद। देखिए, ये अपने संविधान की एक विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बाद संविधान सभा इसको पास करेगी। अगर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने का 2/3 से यह पास नहीं होता है, तो उस स्थिति में जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय को खारिज किया जाएगा। तो ये एक तरह से हमारे प्रोपेगेंडा है। इसके बाद हम बात करते हैं वेतन और भत्ते की। अगर हम इसके वेतन और भत्ते की अगर बात करें, तो इसका वेतन भत्ता वही होगा जो राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा, और जो अन्य होंगे उसका जो होते हैं वही अन्य न्यायाधीश की तरह होगा। उप लोकायुक्त का अन्य न्यायाधीश की तरह होगा और लोकायुक्त का मुख्य न्यायाधीश की तरह होगा। इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। क्षेत्राधिकार में आप जानते हैं, इसमें पहले हम वो चीज़ देखते कि इसमें कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं, मतलब किस पद पर ये कौन कौन से पद इसकी इंक्वायरी में शामिल हैं। सबसे पहले आएंगे सभी तरह के मंत्री, सभी मंत्री आएंगे। आपको एक बात इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें पूर्व मंत्री नहीं आएंगे, एक्स मिनिस्टर्स, पूर्व मंत्री इसमें नहीं आएंगे, सभी तरह के मंत्री आएंगे। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो किसी राज्य में कार्यरत हैं, जो राज्य में कार्यरत हैं। इसमें भी वही है सिस्टम कि जो पूर्व के जो अगर कोई है अधिकारी एक्स है, वो इसमें भी नहीं आएंगे। तीसरा, जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए जयपुर डेवलपमेंट, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और अजमेर एडीए, इन तीनों के प्राधिकरण के जो भी अथॉरिटीज़, हाई अथॉरिटी, वो इसमें आएंगी। ठीक है। महापौर आएगा इसमें, सभापति, नगर पालिका
के अध्यक्ष ये भी इसमें आएंगे, पंचायती राज जिला प्रमुख प्रधान सब आएंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें सरपंच नहीं आएगा। एक सरपंच का पद को इससे मुक्त किया गया है कि किन किन पदों पर इसमें एग्जेम्प्ट है, कौन से पद लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं है, शामिल नहीं है। कि अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था सभी मंत्री, लेकिन इसमें ये याद रखें आपको, मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में नहीं आता है, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। पूर्व अगर कोई मंत्री है, पूर्व मंत्री नहीं आएंगे। एमएलएस विधायक इसमें नहीं आएंगे। सेवानिवृत्त अधिकारी भी नहीं आएंगे इसके दायरे में। सेवानिवृत्त अधिकारी नहीं आएंगे। जिला न्यायाधीश आरजेएस राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी, जिला न्यायाधीश को भी इसमें एग्जेम्प्ट है। जिला न्यायाधीश प्लस आरजेएस, जो भी आरजेएस के अधिकारी होंगे राजस्थान जुडिशरी सर्विस के, वो भी इसमें नहीं आएंगे। ऑडिटर जनरल्स ये भी इसमें नहीं आएंगे। ऑडिटर जनरल के सभी अधिकारी प्लस इवन कर्मचारी भी इसमें नहीं आएंगे। और आरपीएससी के कोई भी कर्मचारी, सदस्य, अधिकारी इसके दायरे में नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी शक्तियाँ, पावर्स के बारे में हम बात करें तो CPC 1908 लोकायुक्त को क्या क्या पावर दी गई है। लोकायुक्त समन जारी कर सकता है, किसी भी संस्था को, इंस्टीट्यूट को, किसी भी पर्सन को, व्यक्ति को समन जारी करने की पावर दी गई है। दूसरा, शपथ पत्र पर गवाही, यह किसी भी इंस्टीट्यूट से, व्यक्ति से शपथ पत्र पर गवाही मांग सकता है। एक बात इसको ध्यान रखना, इनको सज़ा देने का अधिकार नहीं है। सज़ा देने का अधिकार नहीं है। ये राज्यपाल को अनुशंसा कर सकते हैं, उसके आधार पर राज्यपाल इस पर एक्शन लेता है। और अगर आप लोकायुक्त में झूठी शिकायत करते हैं, झूठी शिकायत पर आपको 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। एक ये कि ऐसे मामलों की शिकायत की जांच नहीं कर सकता जो मामले 5 वर्ष पुराने हो। मीन्स जो 5 वर्ष पुराने मामले हैं, ऐसे मामलों की ये जांच नहीं करेगा। लोकायुक्त की जांच में यदि किसी लोक सेवक या प्रतिनिधि के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो लोकायुक्त स्वयं उसे दंड नहीं दे सकता, वह राज्यपाल से अनुशंसा करेगा और राज्यपाल उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। यह किसी भी न्यायालय से, संस्था से उसकी रिपोर्ट मांग सकता है। एक इसकी योग्यता में आप ये देखें कि इसकी योग्यता हम देखते हैं, योग्यता में वही व्यक्ति होगा जो हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। न्यायाधीश होना चाहिए ये जरूर नहीं, न्यायाधीश रह चुका हो, एक्स जजेस न्यायाधीश रह चुका हो। बस आज के टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे हम अपने एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।